साहित्य जगत के अंतर्गत जब हम विभिन्न साहित्यकारों को पढ़ते हैं तो सभी का अपना अपना योगदान देखने को मिलता है। सभी का साहित्य अपने अपने नज़रिए से अपना अपना है। साथियों, बहुत अच्छा लगता है साहित्यकारों को पढ़ना। जब मगर बात आती है आपको कौन साहित्यकार अच्छा लगता है, तो साथियों आज एक लेके आए हूँ बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार जो मुझे भी पसंद आया और आपको भी पसंद आएगा। मैं बात कर रहा हूँ भीष्म साहनी जी। तो कौन है आखिर भीष्म साहनी जी? आखिर उन्होंने ऐसा क्या लिखा जो वह इतने प्रसिद्ध हो गए? साथियों, भीष्म साहनी जी का जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में होता है और उसके बाद वह भारत में आकर के लिखते हैं और यूरोप जाते हैं। कहानियों का या पत्रिकाओं का उन्होंने अनुवाद किया है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार भीष्म साहनी जी। तो कौन है आखिर भीष्म साहनी जी? इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे उनकी संक्षिप्त जीवनी और उनकी एक लिखी प्रसिद्ध कहानी चीफ की दावत। क्या कहती है आखिर चीफ की दावत? क्यों आखिर उन्होंने नगरीय समाज में उन मानव के खोखले संबंधों को लिखा कि वह खोखले संबंधों के द्वारा किस तरह से मानव उन्नति के रास्ते पर लगातार चलना चाहता है। मगर श्यामनाथ ने आखिर ऐसा क्या कहा और उनकी माँ ने आखिर चीफ को क्या बना कर दिखाया जो कि चीफ खुश हो गए थे। कैसी थी आखिर चीफ की दावत, जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर बने रहिए। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। बाकी चर्चा ऑडियो में, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगा? शेयर नहीं करेंगे तो मित्रों तक कैसे पहुंचेगा? इसलिए जरूरी है कि सब्सक्राइब करते वक्त ऑल का बटन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो हम बात करेंगे आज आधुनिक कहानीकार भीष्म साहनी। तो साथियों जानेंगे कि आखिर भीष्म साहनी जी कौन हैं। तो प्रस्तुत है उनकी संक्षिप्त जीवन परिचय। साथियों, भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त सन 1915 रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से थे। सन 1937 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में MA करने के बाद साहनी जी ने पंजाब विश्वविद्यालय से सन 1958 में PhD की उपाधि हासिल की। भारत पाकिस्तान विभाजन से पूर्व अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ ये व्यापार भी करते थे। विभाजन के बाद उन्होंने भारत में आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। बाद में भारतीय जननाट्य संघ यानी IPTA से जा मिले। इसके पश्चात अम्बाला अमृतसर में भी आकर अध्यापन का कार्य किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर की भूमिका भी अदा की। सन 1957 से 1963 तक मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह यानी फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस में अनुवादक के रूप में कार्य करते रहे। यहाँ उन्होंने करीबन 2 दर्जन से अधिक विदेशी रचनाकारों की पुस्तकों का हिंदी रूपांतरण किया, जैसे टॉलस्टॉय, आस्ट्रोवास्की। और 1965 से 67 तक 2 सालों में उन्होंने नई कहानियाँ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। तो साथियों, यह बात याद रखने योग्य है या ध्यान योग्य है कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नई कहानी पत्रिका का संपादन किसने किया। तो भीष्म साहनी ने 1965 से 1967 के 2 सालों के अंतर्गत इन्होंने पत्रिका का संपादन किया। प्रगतिशील लेखक संघ और एफ्रो एशियाई लेखक संघ एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन से भी जुड़े रहे। 1993 से 1997 तक साहित्य अकादमी में कार्य समिति के सदस्य रहे। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे मानवीय मूल्यों के हिमायती रहे। उन्होंने विचारधारा को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने दिया। वामपंथी विचारधारा के साथ जुड़े होने के साथ साथ वे मानवीय मूल्यों को कभी आंखों से ओझल नहीं होते थे। आपाधापी उठापटक युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। साथियों, अब बात किया जाए तो व्यक्तित्व बिल्कुल अलग तो था ही। उनके लेखन के अंतर्गत ये देखने को मिलता था कि उन्हें स्मरण किस लिए किया जाए। उनकी अपनी सहृदयता के लिए वे चिरस्मरणीय रहेंगे। भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। सन 1975 में यानी 75 में तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। सन 1975 में शिरोमणि लेखक अवार्ड पंजाब सरकार द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। 1980 में एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस अवार्ड भी इन्हें प्रदान किया गया। सन 1983 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और 1998 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से इन्हें अलंकृत किया गया।
साथियों, इनके उपन्यास तमस पर 1986 में एक फिल्म का भी निर्माण किया गया था। और अंततः अब बात यहाँ आती है कि इनका निधन 11 जुलाई सन 2003 ईस्वी को हो गया था। साथियों, जीवनी संक्षिप्त जीवन परिचय का अंत यहीं पे होता है। अब बात करेंगे इनकी प्रसिद्ध कहानी चीफ की दावत। तो क्या कहती हैं आखिर चीफ की दावत? आराम से आनंद लेते हुए सुनिए साथियों, प्रस्तुत है कहानी चीफ की दावत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर पर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने हुए उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों के फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते तैयारियां मुकम्मल होने लगीं। कुर्सियां, मेज, तिरपाई, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ को सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर उनका और उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ और उनकी और घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े की सहेली इनके घर इनको भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकड़ी हुई आंखों पर श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर में सोचते रहे और फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया के घर आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कह दें कि जल्द ही खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे तो इससे पहले ही अपना काम वह निपटा ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई तो नींद में खर्राटे लेने लगेंगी, तो साथ ही तो बरामदा भी तो है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि दरवाजे को अंदर से बंद कर लें और मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ से कह दूंगा कि अंदर जाकर सोए नहीं बैठी रहें, और क्या। और सो गई तो डिनर क्या मालूम कब तक चले, 11 तो बज ही जाएगा और तुम ड्रिंक करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली भाई पास जा रही थी, तुमने यूं ही अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम और तुम्हारी माँ बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वो जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस करना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था और बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों से माँ की कोठरी से बाहर जाकर खड़े हुए। माँ दीवार के साथ चौकी पर बैठी, दुपट्टा मुंह सिर में लपेटे हुए माला जप रही थी। सुबह से तैयार होती देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे ही आ जाएंगे। माँ ने धीरे से दुपट्टा मुंह से हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना है, खाना ही नहीं। बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मांस मच्छी बने और मैं उस दिन कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो, काम जल्दी से जल्दी निपटा लो माँ। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग बैठक में पहले बैठेंगे तो उतनी देर तुम बरामदे में बैठना, जब फिर हम लोग यहाँ आ जाएं तब तुम घोसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ वाक बेटी का चेहरा देख रही थी, धीरे धीरे बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित हुई आवाज़ में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने उनका इंतज़ाम तो कर दिया था, फिर भी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई थी। जो चीफ अचानक उधर आ निकले तो 8-10 मेहमान होंगे और देसी अफसर और उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी घोसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुलझुलाने लगे।
कुर्सी पर उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, जरा इधर बैठो तो। माँ माला संभालती हुई पल्ला ठीक करती हुई और कुर्सी पर धीरे से आकर बैठ गई। यूं नहीं, माँ टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर बैठते हैं, खाट नहीं, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, नहीं वह खड़ाव पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारे वह खड़ाव उठाकर मैं फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो सो पहन लूं। मिस्टर शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे और फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। शामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ क्या बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। शामनाथ की चिंता थी अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते ही बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के जरा आओ तो जरा देख लूं। माँ धीरे से उठी और कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेज़ों में अपनी स्त्रियों से कहा, कोई ढंग की बात हो तो कोई कहे भी, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा ही जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद बालों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिपाए हुए थे। पहले से ही कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ी वूड़ी हो तो पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते ही हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह क्या? शामनाथ को तीर की तरह लग गया यह वाक्य। तो नक्कर बोले, भैया कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो ना कि नहीं है जेवर, बस। इसे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? तो जेवर बिका है तो कुछ बनकर ही आया हूँ, मेरा लंडूर तो नहीं हूँ, लौटा हूँ। जितना दिया है उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यही निकल गया। जो होते हैं तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। मिस्टर शामनाथ को खुद भी अभी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। शामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के बैठी मत रहना। अगर साहब इधर से निकल आए, कोई बातें पूछें तो ठीक ठीक जवाब दे देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अपढ़ हैं, कुछ जानती समझती नहीं है। वह नहीं पूछेगा। 7 बजते ही माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा, वो क्या जवाब देंगी? अंग्रेज तो दूर, उसे देखकर ही घबरा उठती हैं। वो तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछ बैठे। मैं क्या कहूंगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए हुए बैठी रही। एक कामयाब पार्टी है वहां, जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। शामनाथ की पार्टी की सफलता शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब विस्की पसंद आई साहब, मेम साहब को पर्दे पसंद आए, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया, कमरे की सजावट पसंद आई। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे और उनकी स्त्रियां काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों की माला, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती। शामनाथ की स्त्री से ऐसी बातें कर रही थी जैसे उनकी वह पुरानी सहेली हो।
और इसी रो में पीते पिलाते हुए 10:30 बज गए रात के। वक्त गुजरते ही पता न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलास से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे पीछे चीफ और दूसरे मेहमान भी। बरामदे में पहुंचकर शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य देखा उन्होंने, उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं। क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी में के सामने के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी पर सीट पर रखे हुए और सिर दाएं और बाएं कभी झूलता रहा और मुंह में लगातार खर्राटों की आवाजें आ रही थी मुंह से। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ थम जाता तो खर्राटे और गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर दाएं से बाएं की ओर झूलने लगता। पल्ला सिर से खसक गया था। माँ के झरे हुए बाल, आधा गंजा सिर अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे। देखते ही शामनाथ क्रोधित हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, पर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान उनके साथ खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ही ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और उनकी उंगलियां थर 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 कांपने लगी। माँ तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही हो? खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ के चीफ मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने सिमटे हुए दोनों हाथ, मगर एक हाथ में दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था और दूसरा बाहर, ठीक बाहर, नमस्ते भी न कर पाई। शामनाथ ने इस पर खिन्न हुए। इतने में चीफ ने अपना दाहिना हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ दाहिने हाथ में दे दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं ही नहीं माँ, तुम जानती नहीं हो, दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ माँ। मगर तब तक चीफ का बायां हाथ बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू डू, हाउ डू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ा गई। माँ कहती हैं, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कहरा हो उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली। लोग हंसने चहकने लगे। शामनाथ का मन क्षोभ और कुछ कम होने लगा। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आपसे शर्माती हैं या लज्जाती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। और फिर साथियों, आगे क्या होता है? माँ साहब से कहती हैं, कोई गाना सुनाओ। माँ साहब से कहते हैं, कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत। तुम्हें तो कितने गीत याद होंगे माँ। धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगे बेटा, मैं कब गाया है। वाह माँ, अब मेहमान का भी कोई टालता है। साहब इतना रीझ कर कहाँ हैं, नहीं गाऊंगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्तर अनार दें। देसी अफसरों की स्त्रियां सुझाव पर तालियां पीटी और माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे की ओर देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को।
इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल भी उड़ना उठता था। माँ बैठ गए और क्षीण दुर्बल आवाज़ लर्जती हुई आवाज़ में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरिनी भेड़े हरियाते भागी भरिया है। यह गीत उन्होंने पूरा सुनाया। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंसने लगी। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं कर रहे थे। सभी शामनाथ खींच प्रसन्नता में और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में एक नया रंग भर दिया। तालियां थमने पर साहब बोले कि गांव की दस्तकारी क्या है। शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओह बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उनकी चीजें भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर कहा, नहीं, नो, मैं दुकानों की चीजें नहीं मांगता। पंजाबियों के घर में आखिर क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। शामनाथ ने कुछ सोचते हैं बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं, औरतें फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या है? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ से बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी। जगह जगह से तागे टूटे हुए थे, कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी? क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद आई है। इन्हें ऐसी एक फुलकारी बना दोगी ना माँ? माँ चुप रही। फिर डरते डरते धीरे से बोली, मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले, वाह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के से झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ से सबकी आंखें हट गईं, तो माँ धीरे से कुर्सी से उठी और माँ सबकी आंखें हट गईं, नजरें बचाती हुई वह सभी से कोठरी में चली गईं। मगर कोठरी में बैठने की देर न थी, आंखों से छलछलाकर आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती रही, बार बार उमड़ते रहे, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ पड़ा हो आया हूँ। माँ ने बहुतेरा दिल समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसुओं की बरसात पानी की तरह जैसे थमने का नाम ही ना लेती हूँ। आधी रात का वक्त था। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले निस्तब्ध शामनाथ के घर पर छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनखने की आवाज़ आ रही, खड़कने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी में दरवाज़ा की ओर खटकने लगा। माँ दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से आपको कोस रही थी, उन्हें क्या नींद आएगी? वो क्यों ऊँघने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओह मम्मी, तुमने कितना रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ है। छोटी सी काया में सिमट कर आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी फिर तनाव में बल पड़ने लगा। उनकी बाहें शरीर पर से हटा आई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? शामनाथ को क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रखना चाहता। नहीं बेटा, अब तुम बहू के साथ जैसा चाहो वैसे रहो। मैं अपना खा पहन लिया है, अब यहाँ क्या करूँगी?
जो थोड़े दिन की जिंदगानी बाकी है, भगवान का नाम लूँगी, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे ही सामने फुलकारी का इनका इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो या बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देकर यूं ही चली जाओगी? बेटे के बनता काम बिगाड़ोगे। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह से की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखा नहीं कितना खुश है। हैं? देखा नहीं कितना खुश हो गया। मुझे भी बड़ी नौकरी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे झुर्रियाँ भर मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की सी चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो करेगा ना, वरना उसके खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ का दिल फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, आप सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। और साथियों, चीफ की दावत कहानी का अंत होता है। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें रचनात्मक हिंदी सबसे अलग के साथ।